कभी सोचा है जो चीजें बिल्कुल खामोश बिल्कुल बेजान लगती हैं, उनके अंदर भी एक छुपी हुई कहानी हो सकती है। जिंदगी हमेशा दिखती नहीं, कभी कभी महसूस होती है। एक सीड मिट्टी के अंदर छुपकर सांस लेता है, एक छोटा सा इंसेक्ट अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए बॉडी चेंज कर रहा होता है और एक प्लांट सनलाइट की तरफ धीरे धीरे मुड़ता चला जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ को लाइफ क्या बनाता है। हर मूवमेंट जिंदगी होती है क्या? बिना आवाज के भी कोई ग्रो कर सकता है? कैसे लिविंग क्रिएचर्स फूड लेकर बदलते हैं, ब्रीद करते हैं, रिएक्ट करते हैं और नई लाइफ के साथ अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू द मैजिकल जर्नी, फ्रॉम टाइनी सीड्स टू टॉल ट्रीज, फ्रॉम रिंगलिंग लार्वा टू जंपिंग फ्रॉग्स, जहां हर स्टेप एक नया वंडर है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये नेचर की वो आर्टिस्ट्री है जो हम सबके आसपास छुपी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? हमारे चैनल में ट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं, जैसे लिविंग और नॉन लिविंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है और लिविंग बीइंग्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए कौन से कंडीशन जरूरी होते हैं और प्लांट्स ग्रोथ और मूवमेंट कैसे शो करते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल सीड से शुरू होकर फ्लावर, फ्रूट और फिर नए सीड्स तक कैसे कंप्लीट होती है। एनिमल्स अपनी लाइफ साइकिल में कैसे ग्रो होते हैं, लाइक मॉस्किटो और फ्रॉग। आज सुबह जब अवधि और आयुष अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए, जमीन पर उन्हें कुछ शेल्स दिखाई दिए। अवधि ने शेल उठाना चाहा लेकिन उसके मदर ने रोक दिया और समझाया कि ये शेल बेजान नहीं है बल्कि एक लिविंग स्नेल का घर हो सकता है और उसके बॉडी पार्ट का पार्ट हो सकता है। अवधि और आयुष हैरान हो गए, शेल तो मूव भी नहीं कर रहा पर उसके अंदर लिविंग क्रिएचर कैसे हो सकता है। स्कूल में उन्होंने ये बात अपनी टीचर को बताई। टीचर ने क्लास में डिस्कशन किया, लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में डिफरेंस क्या होता है। हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं, जैसे पेंसिल, बुक, पिजन, कार, प्लांट। कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग? व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग? अब समझते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में असली डिफरेंस क्या होता है। जब हम पेंसिल और पिजन को कंपेयर करते हैं तो पेंसिल नॉन लिविंग होती है और पिजन लिविंग। लेकिन क्यों? सिर्फ मूवमेंट से ये डिसाइड नहीं होता, क्योंकि कार भी चलती है फिर भी लिविंग नहीं होती। लिविंग बीइंग्स अपने आप मूव करते हैं, ग्रो करते हैं और टाइम के साथ बदलते हैं, जैसे हम बचपन से बड़े होते जाते हैं। लिविंग बीइंग्स को फूड चाहिए होता है और सब लिविंग बीइंग्स ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करते हैं, हम लंग्स से, और प्लांट्स अपने लीव्स के छोटे छोटे पोर्स जैसे स्टोमेटा। लिविंग बीइंग्स बॉडी से वेस्ट निकालते हैं जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में स्वेट और यूरिन, और प्लांट्स में लीव्स पर पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। लिविंग बीइंग्स स्टिमुलाई पर रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे थॉर्न चुभने पर पैर तुरंत हटा लेना, और प्लांट्स जैसे छुई मुई को टच करते ही लीव्स का बंद हो जाना या आंवला लीव्स का शाम को बंद होना। लिविंग बीइंग्स अपनी जैसी नई लाइफ प्रोड्यूस करते हैं जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। और जब कोई लिविंग बीइंग इन सब फीचर्स को दिखाना बंद कर देता है तो उसे डेड कहा जाता है। इस तरह हम सीखते हैं कि मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन और डेथ, ये सब मिलकर लिविंग बीइंग्स की पहचान बनाते हैं। एसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। अब हम चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, सीड जर्मिनेशन। कभी आपने देखा है जब एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर से निकलकर एक नया प्लांट बन जाता है? इसी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने 4 आइडेंटिकल पॉट्स लिए और सब में बीन सीड्स उगाए, लेकिन कंडीशंस अलग अलग रखी। एक पॉट में पानी बिल्कुल नहीं दिया, दूसरे में एक्सेस वाटर दिया, तीसरे में मिट्टी मॉइस्ट रखी लेकिन पॉट को डार्क में रखा, और चौथे पॉट में मिट्टी मॉइस्ट रखी और डायरेक्ट सनलाइट दिया। कुछ दिन ऑब्जर्व करने पर हमने समझा कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए राइट अमाउंट ऑफ वाटर और एयर बहुत जरूरी होती है। सिर्फ सनलाइट से जर्मिनेशन नहीं होता और ज्यादा पानी देने से भी सीड खराब हो सकता है, क्योंकि उससे एयर नहीं मिलती। बीज के अंदर एक टाइनी एम्ब्रियो होता है जो पानी मिलने पर एक्टिव हो जाता है। पानी सीड के सीड कोट को सॉफ्ट करता है, एयर से सीड ब्रीथ करता है, और जब सीडलिंग बाहर आ जाती है तब सनलाइट उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सीड जैसे कोलियस और पेट्यूनिया को लाइट चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, जबकि कैलेंडुला और जीनिया जैसे सीड्स को डार्कनेस पसंद होती है। इस एक्टिविटी से हम ये भी समझते हैं कि सीड को हम लिविंग के कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वो सही कंडीशंस मिलते ही ग्रोथ, रेस्पिरेशन और डेवलपमेंट दिखाता है। इसी तरह जर्मिनेशन हमें क्लियरली बताता है कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं और उनकी लाइफ भी प्रॉपर कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स ग्रोथ और मूवमेंट कैसे दिखाते हैं। हमने एक सिंपल एक्टिविटी की जिसमें बीन या ग्राम सीड्स को पहले जर्मिनेट किया ताकि छोटी सी रूट और शूट बन जाए। फिर इन सीडलिंग्स को 3 बीकर जैसे A,
ए, बी और सी में अलग अलग कंडीशंस में रखा गया। जब प्लांट को सीधा रखा गया तो हमने ऑब्जर्व किया कि रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करता है और शूट ऊपर की तरफ, चाहे सनलाइट हर डायरेक्शन से मिल रही हो। जब प्लांट को उल्टा रखा गया तब भी रूट अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ ही ग्रो करती रही और शूट मुड़कर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। इससे पता चलता है कि प्लांट्स ग्रेविटी को फील करते हैं। अब जब एक प्लांट को सिर्फ एक साइड से सनलाइट दी गई तो शूट उस लाइट की तरफ झुककर ग्रो करने लगा, लेकिन रूट ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली और नीचे ही ग्रो करता रहा। इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं कि शूट लाइट की तरफ ग्रो करता है और रूट हमेशा नीचे की तरफ, चाहे प्लांट सीधा हो या उल्टा। इस तरह प्लांट्स भी मूवमेंट और रिस्पॉन्स दिखाते हैं, बस एनिमल्स की तरह जगह बदलकर नहीं। इसी बात को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, एक ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ने प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और क्रिसोग्राफी नाम की मशीन बनाई, जिससे ये पता चलता है कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई जैसे लाइट, ग्रेविटी और टच पर रेस्पॉन्ड करते हैं। ये सब क्लियरली बताते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। अब हम प्लांट की जिंदगी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को समझते हैं, जो है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। इस एक्टिविटी में हम एक बीन सीड को मिट्टी में लगाते हैं और उसे प्रॉपर कंडीशंस जैसे पानी, एयर और सनलाइट देते हैं। फिर हम लगातार 3 महीने तक ऑब्जर्व करते हैं और जो भी चेंजेस दिखाई देते हैं उन्हें हम डेट के साथ नोट करते रहते हैं। सबसे पहले सीड जर्मिनेट होता है, फिर छोटा सा प्लांट निकलता है, धीरे धीरे लीव्स अपीयर होती है और प्लांट ग्रो करता जाता है। कुछ टाइम बाद प्लांट पर फ्लावर्स आते हैं। जब फ्लावर्स के कुछ पार्ट ड्राई हो जाते हैं तब बाकी पार्ट्स डेवलप होकर फ्रूट या पॉट बन जाते हैं, जिसके अंदर नए सीड्स होते हैं। इस पूरे प्रोसेस को देखकर स्टूडेंट समझते हैं कि एक सीड से प्लांट बनना एक स्लो बट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें हर स्टेज इम्पोर्टेंट होता है। जब फ्रूट्स के अंदर सीड्स बन जाते हैं तब प्लांट अपना काम कंप्लीट कर चुका होता है। धीरे धीरे प्लांट येलो और ड्राई होने लगता है और कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ एंड हो जाती है। इससे हमें प्लांट की डेथ पता लगती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं उन्हें जब दोबारा बोया जाता है तो वो नई जनरेशन के प्लांट्स बना देते हैं। इस तरह सीड से जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से प्लांट, प्लांट से फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट और फ्रूट से सीड से पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कहते हैं। ये हमें क्लियरली बताते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन के बाद उनकी लाइफ एंड हो जाती है। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मस्कीटो का। मस्कीटो हम सबके लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल मस्कीटो ब्लड सक करती है और मलेरिया, डेंगू जैसे डेंजरस डिसीजेस फैलाती है। इसीलिए हमें हमेशा कहा जाता है कि घर या आसपास कहीं भी स्टेगनेंट वाटर जमा ना होने दें। मस्कीटो अपने एग्स पानी के पास या पानी के ऊपर ही ले करती है। जब हम स्कूल या घर में सेफ्टी ऑडिट करते हैं तो कूलर्स, प्लांट पॉट्स या खुले कंटेनर्स में पानी जमा मिल सकता है। इसी पानी में हमें वॉर्म लाइक क्रिएचर्स दिख सकते हैं, जिन्हें लार्वा या प्यूपा कहते हैं। ये मस्कीटो के डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं और यहीं से मस्कीटो की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। मस्कीटो के लार्वा और प्यूपा पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये बार बार पानी के सरफेस पर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए एयर चाहिए होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर लोग स्टेगनेंट वाटर पर केरोसिन ऑयल स्प्रे करते हैं। केरोसिन पानी के ऊपर एक थिन लेयर बना देता है जो पानी और हवा के बीच का कांटेक्ट तोड़ देता है। इस वजह से लार्वा और प्यूपा को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो मर जाते हैं, जिससे मस्कीटो ब्रीडिंग कंट्रोल में होती है। इस एक्टिविटी के थ्रू स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि लार्वा और प्यूपा शेप में अलग अलग होते हैं और ऑब्जर्वेशन से हम लाइफ साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पहले लार्वा आता है और फिर प्यूपा। मस्कीटो की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। सबसे पहले एग पानी के पास होता है, फिर एग से लार्वा निकलता है, लार्वा ग्रो होकर प्यूपा बनता है और प्यूपा से फाइनली एडल्ट मस्कीटो एमर्ज होता है। एडल्ट मस्कीटो कुछ टाइम पानी के सरफेस पर रेस्ट करता है और फिर उड़ जाता है। एडल्ट मस्कीटो लगभग 10 से 15 दिन जीता है और फिर फीमेल मस्कीटो दोबारा एग्स ले करके साइकिल कंटिन्यू करती है। हर स्टेज में मस्कीटो का शेप और अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी तरह सिल्क मॉथ भी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट के स्टेजेस से गुजरता है। सिल्क मॉथ का लार्वा सिल्क थ्रेड्स बनाता है, जिससे सिल्क फैब्रिक तैयार होता है और इंडिया में KYIC इंस्टीट्यूशन सिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। इससे हमें समझ आता है कि एनिमल्स भी अपनी लाइफ साइकिल के थ्रू ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें क्लियरली लिविंग बीइंग्स प्रूव करता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग को समझते हैं। सोचो, रेनी सीजन के दौरान जब हम पॉन्ड या तालाब के पास जाते हैं तो पानी के सरफेस पर या प्लांट्स के आसपास एक व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस दिखता है। इसे स्पॉन कहते हैं, जो एक्चुअली फ्रॉग के एग्स का क्लस्टर
रॉस्टर होता है। टीचर हमें दूर से ऑब्जर्व करने को कहते हैं बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। फ्रॉग पानी में ही अपने एग्स देता है, इसीलिए फ्रॉग का लाइफ साइकिल वाटर से क्लोजली लिंक्ड होता है। स्टूडेंट्स इमेजेस को देखकर डिफरेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लिविंग बीइंग्स अपनी लाइफ के दौरान कैसे चेंज होते हैं। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में 4 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एग स्टेज, जिसमें स्पॉन के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है। फिर एग से टैडपोल निकलता है जो मछली जैसा दिखता है। इसके पास टेल होती है, लेग नहीं, और ये पानी में स्विम करता है। धीरे धीरे टैडपोल ग्रो करता है और हाइंड लेग्स डेवलप होने लगती हैं। इस स्टेज के बाद ये फ्रॉगलेट बन जाता है। अब ये छोटा फ्रॉग जैसा लगता है, लेकिन थोड़ी सी टेल अभी भी होती है। फाइनली टेल कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है और एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकता है। हर स्टेज में बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिटेट चेंज होता है जो फ्रॉग को सरवाइव करने में हेल्प करता है। इस लाइफ साइकिल से हमें ये पता चलता है कि फ्रॉग के डिफरेंट स्टेजेस के ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं और हर स्टेज के स्पेशल फीचर्स उस स्टेज को सपोर्ट करते हैं। जैसे टैडपोल की टेल स्विमिंग के लिए और एडल्ट फ्रॉग के स्ट्रॉन्ग लेग्स जंपिंग के लिए। एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स अपनी लाइफ साइकिल में मेजर विजिबल चेंजेस दिखाते हैं, जबकि प्लांट्स का लाइफ साइकिल थोड़ा डिफरेंट होता है। बर्ड्स भी एग से एडल्ट तक ग्रो करते हैं, लेकिन फ्रॉग जैसी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ये सारी चेंजेस लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल और कंटिन्यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें पॉन्ड्स, वेटलैंड्स और एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ये ब्यूटीफुल लिविंग वर्ल्ड सेफ और फ्लरिशिंग रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हाइप का बटन प्रेस भी कर दीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सपोर्ट से ही हम ग्रो होंगे, और जितना हम ग्रो होंगे उतना ही और बेटर एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए बना पाएंगे। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।